मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये सार पर्सनल फाइनेंस के उन व्यवहारिक पहलुओं को उजागर करता है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये बताता है कि पैसों का सही प्रबंधन केवल गणितीय फॉर्मूलों पर नहीं बल्कि इंसानी स्वभाव को समझने पर निर्भर करता है। किताब का तर्क है कि हमारी आर्थिक फैसलों को हमारे व्यक्तिगत अनुभव, किस्मत और भावनात्मक झुकाव गहराई से प्रभावित करते हैं, न कि सिर्फ तर्कसंगत गणनाएं। इसमें कुछ अहम विचारों पर जोर दिया गया है, जैसे कि कितना काफी है ये जानना ताकि अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके, धैर्य और समय के साथ चक्रवृद्धि का लाभ उठाना, अमीर बनने और अमीर बने रहने में फर्क समझना और इसके लिए आक्रामक सोच से ज्यादा रक्षात्मक सोच को प्राथमिकता देना। इस ऑडियो बुक में हम मॉर्गन हाउसल द्वारा पैसे के मनोविज्ञान में शक्तिशाली विचारों को तोड़ने जा रहे हैं। एक किताब जो आपको ये नहीं बताएगी कि कैसे जल्दी अमीर बने, लेकिन आपको कुछ और भी शक्तिशाली दिखाएगी कि पैसे के साथ एक स्वस्थ और स्थायी रिश्ता कैसे बनाएं। और जो आप सुनने वाले हैं वो आपके बचत, खर्च, जोखिम, सफलता और यहां तक कि खुशी के बारे में आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। पैसे का मनोविज्ञान एक सामान्य वित्त पुस्तक नहीं है। इसमें कोई जटिल सूत्र नहीं है, कोई स्टॉक चार्ट नहीं है और शून्य शब्दजाल है। इसे समझने के लिए आपको निवेशक या अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक वास्तव में पैसे के बारे में नहीं है। ये लोगों के व्यवहार के बारे में है, आपके बारे में, हमारे बारे में। आप सीखेंगे कि कागज पर सबसे स्मार्ट विकल्प हमेशा वास्तविक जीवन में सबसे स्मार्ट नहीं होता है। भाग्य और जोखिम हमारे विचार से बड़ी भूमिका निभाते हैं और पैसे का अच्छी तरह से प्रबंधन करना सब कुछ जानने के बारे में नहीं है। ये कुछ प्रमुख आदतों में महारत हासिल करने और उनसे चिपके रहने के बारे में है। ये पुस्तक सरल कहानियों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से इसे तोड़ती है। ये ईमानदार है, ये संबंधित है और ये उन सबकों से भरी है जो वास्तव में चिपकते हैं। इस ऑडियो बुक का प्रत्येक अध्याय एक बुद्धिमान दोस्त के साथ बातचीत की तरह है। जो लोग वहां रहे हैं, गलतियां की हैं, उनसे सीखा है और आपको उन जालों में फंसने से बचाना चाहते हैं जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। इस ऑडियो बुक के अंत तक आप धन को पूरी तरह से नए प्रकाश में देखेंगे, न कि सिर्फ आपके बैंक खाते में एक संख्या के रूप में, मन की शांति के लिए एक स्वतंत्रता के उपकरण के रूप में। अपने खुद के नियमों पर जीवन जीने के लिए बने रहें। आप एक ऐसी यात्रा पर जाने वाले हैं जो न केवल आपके धन का प्रबंधन करने के तरीके को, बल्कि आपके सोचने, कार्य करने और हर दिन चुनाव करने के तरीके को भी बदल सकती है। आइए धन के मनोविज्ञान में गोता लगाते हैं। आप इसे केवल सुनने वाले नहीं हैं, आप इसे महसूस करने वाले हैं। अध्याय 1, कोई भी पागल नहीं है। क्या आपने कभी किसी के पैसे खर्च करने के तरीके को देखा है और सोचा है कि वे क्या सोच रहे हैं? जैसे कोई अपनी आधी तनख्वाह एक लग्जरी कार पर खर्च कर देता है, हर हफ्ते लॉटरी टिकट खरीदता है या निवेश करने से इनकार करता है जबकि उसके पास बैंक में पैसा पड़ा है। ये पागलपन जैसा लगता है, लेकिन बात यह है कि वे पागल नहीं हैं। उनकी दुनिया उनके जीवन के अनुभवों पर आधारित है। वे जो कर रहे हैं वे शायद उनका सबसे चतुर कदम लगता है। और एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप दूसरों का मूल्यांकन करना बंद कर देंगे, अपने स्वयं के धन विकल्पों को और स्पष्ट रूप से समझेंगे और वित्त को एक नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। आइए इसमें उतरते हैं। लोग तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं, वे भावनाओं, अनुभवों और उस दुनिया के आधार पर निर्णय लेते हैं जिसमें वे पले बढ़े हैं। 2 बच्चों की कल्पना कीजिए। एक मंदी के दौरान बड़ा होता है, अपने माता पिता को नौकरी खोते देखता है, बिलों को लेकर तनाव में रहता है और घर खो देने के बारे में फुसफुसाता है। और दूसरा आर्थिक तेजी के दौरान बड़ा होता है, स्टॉक बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है और हर गर्मी में छुट्टियां। इसलिए ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जो एक को स्मार्ट लगता है वो दूसरे को पागलपन लग सकता है। यहां कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। आप दुनिया की सभी वित्त पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कभी ये घबराहट महसूस नहीं हुई हो कि किराया कैसे चुकाएं, अगर आप कभी ग्रोसरी की दुकान की लाइन में खड़े होकर ये प्रार्थना नहीं करते हो कि आपकी कार खराब ना हो, तो आप कभी भी पूरी तरह से नहीं समझेंगे कि पैसे का तनाव कैसा लगता है। आप शेयर बाजार में गिरावट दिखाने वाले सभी चार्ट और स्प्रेडशीट पढ़ सकते हैं, लेकिन वे आपको ये नहीं दिखा सकते कि घर आने पर कैसा महसूस होता है। अपने बच्चों को देखें और सोचें कि क्या आपने कोई गलती की है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। भावनाएं हमेशा हर समय आंकड़ों को हरा देती हैं। हम पैसे के चुनाव अपने दिल से करते हैं, ना कि केवल अपने दिमाग से। और यहां कुछ और भी अजीब है। जिस वर्ष आप पैदा हुए ये सिर्फ समय की बात है और ये सिर्फ स्टॉक, बेरोजगारी, ब्याज दरें और यहां तक कि नौकरी के अवसर भी नहीं है। ये सभी अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालते हैं।
आपने ये नहीं चुना कि आप कब पैदा हुए, लेकिन ये इस बात को प्रभावित करता है कि आप दुनिया और पैसे को हमेशा के लिए कैसे देखते हैं। ये फेयर नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आइए इसे और भी वास्तविक बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कम आय वाले लोग लॉटरी टिकट पर पैसे क्यों खर्च करते हैं? बाहर से यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन एक बार उनके स्थान पर कदम रखकर देखिए। एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक जीने की कल्पना कीजिए। अपने बच्चों के लिए कोई छुट्टियां नहीं, कोई कॉलेज की बचत नहीं। उनके लिए लॉटरी टिकट खरीदना ही एकमात्र ऐसा क्षण होता है जब उन्हें उम्मीद होती है कि शायद जीवन अलग हो सकता है। ये जुआ नहीं है, ये एक सपना खरीदना है। आप इससे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन जब आप इसे इस तरह से देखते हैं तो ये पूरी तरह से समझ में आता है। सच्चाई ये है कि कोई भी पागल नहीं है। हम सब अपने जीवन के आधार पर खुद को पैसे के बारे में अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं। चाहे वो लॉटो के टिकटों में निवेश करना हो या रिटायरमेंट अकाउंट्स में, हम सभी एक ऐसी कहानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें सुरक्षित, सफल और नियंत्रण में महसूस कराए। और ये कहानियां अनुभव से आती हैं, तर्क से नहीं। इसके बारे में सोचिए। कुछ लोग संचय करते हैं, कुछ लोग तेजी से खर्च करते हैं, कुछ ऋण से डरते हैं, कुछ अनदेखा करते हैं। लेकिन ये सब तब होता समझ में आता है जब आप उनकी पिछली कहानी जानते हैं। अब यहाँ मॉर्गन द्वारा साझा की गई एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि वे क्या कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति योजना, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, होम लोन, स्टॉक मार्केट ऐप्स, ये बहुत ही हाल के उपकरण हैं। सिर्फ 2 पीढ़ी पहले ज्यादातर लोग रिटायर भी नहीं हुए थे। उन्होंने तब तक काम किया जब तक वे नहीं कर सकते थे। सेवानिवृत्ति खाते, वे 1970 के दशक तक अस्तित्व में नहीं थे। स्टॉक मार्केट ऐप्स, वे केवल स्मार्टफोन के बाद से ही मौजूद हैं। वोट देने के लिए भी मुश्किल से ही पुराने हैं, पीने की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए निश्चित रूप से लोग गलतियां करते हैं। निश्चित रूप से हम गड़बड़ करते हैं, क्योंकि हम सभी इसे अभी समझ रहे हैं। हम पैसे के साथ बुरे नहीं हैं क्योंकि हम लापरवाह हैं। हम इसमें बुरे हैं क्योंकि हम इसमें नए हैं। आप एक शुरुआती ड्राइवर से फॉर्मूला 1 रेस की उम्मीद नहीं करेंगे। फिर भी किसी तरह हम खुद से पैसे के विशेषज्ञ होने की उम्मीद करते हैं। तो इस अध्याय से असली सबक क्या है? इसलिए ये पूछने के बजाय कि वे इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं, ये पूछना शुरू करें कि वे खुद को क्या कहानी सुना रहे हैं। और पिछली गलतियों के लिए खुद को कोसने के बजाय खुद से पूछें कि उस समय मैं किस कहानी पर विश्वास कर रहा था। जब आप समझते हैं कि आप सिर्फ पैसे के साथ ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ भी बेहतर विकल्प बनाना शुरू करते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे पृथ्वी पर सबसे अमीर लोगों में से एक अपने नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीज के कारण अमीर बन गया। बने रहें, आप इसे सुनना चाहेंगे। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। इसकी कल्पना कीजिए, 2 लोग, एक जैसी होशियारी, एक जैसी मेहनत। एक का अंत एक हवेली में होता है, दूसरा दिवालियापन के लिए फाइल करता है। क्यों? ऐसा क्या है जिससे एक व्यक्ति का निर्णय शानदार लगता है और दूसरे का एक बहुत बड़ी गलती जैसा लगता है? ये वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। सफलता कभी भी सिर्फ एक कौशल नहीं होती है, और असफलता कभी भी सिर्फ एक गलती नहीं होती है। पर्दे के पीछे 2 अदृश्य ताकतें हमेशा काम पर रहती हैं, भाग्य और जोखिम। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे ये अदृश्य ताकतें हमारे वित्तीय जीवन को अक्सर उन तरीकों से आकार देती हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं, और अंत तक आप सफलता या असफलता को कभी भी उसी तरह से नहीं देखेंगे। आइए एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जिसे आपने शायद नहीं सुना होगा। हम सभी बिल गेट्स को जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक, पृथ्वी पर सबसे अमीर लोगों में से एक। वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ कुछ आश्चर्यजनक बात है जो आप नहीं जानते होंगे। 1960 के दशक में जबकि अधिकांश बच्चे कागज पर कुछ न कुछ लिख रहे थे, बिल गेट्स स्कूल में कोडिंग सीख रहे थे। यह सही है, उनके हाई स्कूल में 1960 के दशक में एक कंप्यूटर था, जबकि अधिकांश स्कूलों ने इसके बारे में सुना भी नहीं था। उन्होंने इसे नहीं बनाया, उन्होंने इसके लिए नहीं कहा, यह बस वहाँ था और वे भी थे। अब कल्पना कीजिए कि यह कितना दुर्लभ था। दुनिया भर के करोड़ों हाई स्कूल के छात्रों में से केवल 300 के पास ही उस तरह की तकनीक वाले स्कूल तक पहुंच थी, और बिल गेट्स उनमें से एक थे। और उन्होंने उस पहुंच का उपयोग सीखने के लिए और अंततः माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करने के लिए किया। क्या वे प्रतिभाशाली थे? निश्चित रूप से। क्या उन्होंने कड़ी मेहनत की थी? बिल्कुल। लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट का अस्तित्व होता यदि उन्हें वो 1 लाख में एक बढ़त नहीं मिलती? यहां तक कि बिल गेट्स भी मानते हैं कि जीवन में एक बार मिलने वाली उस पहुंच के बिना एक अच्छा मौका था कि माइक्रोसॉफ्ट कभी अस्तित्व में आता ही नहीं। अब दूसरी तरफ केंट इवांस से मिलिए। केंट इवांस गेट्स पे सबसे अच्छे दोस्त थे। वही प्रेरणा, वही सपने, वही क्षमता, लेकिन बहुत अलग परिणाम, सब भाग्य और जोखिम के कारण। भाग्य और जोखिम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वे ऐसी शक्तियां हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। वे आपको ऊपर उठा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं, और अक्सर उनका प्रभाव बुद्धिमत्ता, प्रयास या प्रतिभा से अधिक होता है। कल्पना कीजिए कि 2 लोग एक ही तरह का व्यवसाय शुरू करते हैं। एक ही समय, एक ही प्रयास, सब कुछ। एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है, दूसरा दिवालिया हो जाता है। बाहर से हम आमतौर पर कहते हैं कि सफल व्यक्ति प्रतिभाशाली था और जो असफल हुआ उसने गलतियां की।
लेकिन हो सकता है कि सफल व्यक्ति भाग्यशाली रहा हो, एक बड़ा ग्राहक मिल गया हो, एक आश्चर्यजनक निवेशक मिल गया हो, और हो सकता है कि दूसरे को किसी आपातकालीन या स्वास्थ्य समस्या जैसी पूरी तरह से अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ा हो। शुरुआती निर्णय वही, लेकिन अंतिम परिणाम बहुत अलग, सब भाग्य और जोखिम के कारण। हम ये स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि भाग्य अनुचित लगता है और जोखिम डरावना लगता है, लेकिन उन्हें अनदेखा करने से वे दूर नहीं हो जाते, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। यहाँ एक और बढ़िया उदाहरण है। 2000 के दशक में रिचर्ड फ्यूजन, एक पूर्व मैरिल लिंच कार्यकारी, बड़े घर, लग्जरी कारें, शानदार जीवन शैली, महान प्रतिष्ठा। बाहर से उनके पास सब कुछ था, लेकिन सतह के नीचे उनका एक कमजोर स्थान था, और कर्ज, और बहुत सारा कर्ज। और जब 2008 की क्रैश हुई तो उन्होंने सब कुछ खो दिया। इसी बीच एक छोटे से शहर में रोनाल्ड रेड, एक गैस स्टेशन कार्यकर्ता और चौकीदार, चुपचाप जीता था और लगातार बचत करता था। किसी ने उस पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, जिसमें $8 मिलियन से अधिक की बचत थी। दो बहुत अलग लोग, दो बहुत अलग परिणाम, ना कि इसलिए कि एक दूसरे से मसहद ज़्यादा होशियार था, बल्कि भाग्य और जोखिम के कारण। मॉर्गन हौसले से ऐसे कहते हैं, सफलता एक घटिया शिक्षक है। ये समझदार लोगों को ये सोचने पर फुर्सत देती है कि वे हार नहीं सकते। इसीलिए जब आप जीतते हैं तो इसे अपने कौशल का परिणाम मानना आसान है, लेकिन असफलता का परिणाम आपके नियंत्रण से बाहर की चीज़ों का हो सकता है, ऐसा मानना कठिन होता है। सिर पर न चढ़ने दें, और जब आप हारते हैं तो इसे अपनी आत्मा को तोड़ने न दें, जिसे हम बेवकूफ़ कहते हैं। वो शायद बदकिस्मत हो। और भाग्य की बात करें तो अगले अध्याय में हम 2 ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने अपने भाग्य को बहुत आगे बढ़ाया और कीमत चुकाई। ये आंखें खोलने वाला है। आसपास रहें, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं। इसकी कल्पना करें, आप अपने सोफे पर लेटे हैं, बिलों का भुगतान किया गया, फ्रिज भरा हुआ है, बैंक में थोड़ा अतिरिक्त है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका दिमाग ये सोचकर दौड़ रहा है कि क्या ये पर्याप्त है। चिंता करना बंद करने के लिए पर्याप्त, अंततः खुश महसूस करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित महसूस करने के लिए पर्याप्त, ना केवल आज बल्कि हमेशा के लिए। वो आवाज, जब आप अधिक कमाते हैं तो ये शांत नहीं होता है, ये सिर्फ लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। पर्याप्त एक मृग तृष्णा की तरह लगने लगता है। जितना करीब आप आते हैं उतना ही ये दूर होता जाता है। ये इस अध्याय के बारे में है, हमेशा अधिक का पीछा करने का खतरनाक जाल। हम उन लोगों की वास्तविक कहानियों पर गौर करेंगे जिन्होंने सिर्फ इसलिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कब रुकना है। इस अध्याय के अंत तक आप जानेंगे कि सबसे बड़ी गलतियों में से एक से कैसे बचें। सफलता के बाद आप अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जिनके पास और भी अधिक है, और ये तुलना कभी समाप्त नहीं होती है। आइए एक सच्ची कहानी देखें। भारत में गरीबी में जन्मे रजत गुप्ता दुनिया की सबसे शक्तिशाली परामर्श फर्मों में से एक मैकिन्जी के सीईओ बने। उन्होंने कड़ी मेहनत की और शीर्ष पर पहुंचे। वो भारत की धूल भरी सड़कों से मैनहट्टन के चिकने बोर्डरूम तक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते गए। अपने 50 के दशक में उन्होंने प्रथम श्रेणी में उड़ान भरी और कंपनी के बोर्ड में बैठे और अध्यक्षों से हाथ मिलाया। उनकी कुल संपत्ति $100 मिलियन से अधिक थी। उनके पास सम्मान, धन और प्रभाव था, लेकिन मेज के दूसरी ओर अरबपतियों से घिरे हुए थे। वो अभी भी छोटा महसूस करते थे। वो एक अरबपति बनना चाहते थे और वो इसे जल्दी चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक हेज फंड में अपने एक दोस्त को गुप्त वित्तीय जानकारी दी, जिसने इसका इस्तेमाल लाखों बनाने के लिए किया। लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उनका करियर, प्रतिष्ठा। एक सफल व्यवसायी, एक वास्तविक व्यवसायी। उसने एक वैध फर्म चलाई, लाखों रुपए कमाए। वो सिर्फ अमीर नहीं था, उसका सम्मान किया जाता था। उसके पास ज्यादातर लोगों की कल्पना से भी अधिक था, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं था। संतुष्ट होने के बजाय उसने एक फर्जी निवेश योजना बनाई, निवेशकों से झूठ बोला और ताश के पत्तों का एक विशाल घर बनाया। एक समय पर वह फर्जी मुनाफे में अरबों डॉलर का प्रबंधन कर रहा था, और जब सच्चाई सामने आई तो सब कुछ ढह गया। उसने सब कुछ खो दिया और अपना बाकी का जीवन सलाखों के पीछे बिताया। इसलिए नहीं क्योंकि उसे और पैसों की जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो और चाहता था। तो यहां सबक क्या है? सहल इसे सरलता से कैसे रखते हैं? जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उसके लिए जोखिम उठाना मूर्खता है, और फिर भी लोग इसे हर समय करते हैं। इसके बारे में सोचिए। अच्छी नौकरी वाले लोग सिर्फ अधिक कमाने के लिए उद्यमी बनना चाहते हैं। बड़े घरों वाले लोग पीछे महसूस करते हैं क्योंकि उनके पड़ोसी का घर बड़ा है। लाखों के पास अरबों तक पहुंचने का प्रयास होता है। महत्वाकांक्षा में कुछ भी गलत नहीं। अधिकांश लोग आप अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन यदि आपका सहकर्मी 2 लाख रुपए कमाता है तो अचानक आपको लगता है कि अब आपके लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, बड़े जोखिम उठाते हैं और चक्र चलता रहता है। ये सामाजिक तुलना है और ये हर जगह है। आपका सहकर्मी खुद की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है जो $1 मिलियन कमाता है। वो मिलियनियर खुद की तुलना एक हेज फंड मैनेजर से कर सकता है और हेज फंड वाला व्यक्ति खुद की तुलना वॉरेन बफेट से कर सकता है और बफेट वो एलन मस्क को देख सकता है। कैसे सीढ़ी कभी समाप्त नहीं होती। आपसे ऊपर हमेशा कोई ना कोई होता है और यदि आप केवल पकड़ने के लिए चढ़ते रहते हैं तो आप कभी नहीं रुक सकते हैं। इस तरह से सामाजिक तुलना काम करती है। ये आपको ये सोचने पर प्रेरित करती है कि आप कुछ खो रहे हैं जबकि आप नहीं। इसे बुफे में खाने की तरह सोचिए। आप अपनी प्लेट भरते हैं और आपका पेट भर जाता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन फिर आप किसी और को लॉबस्टर टेल और आयातित चीज लेते हुए देखते हैं। इस अध्याय से बड़ी सीख ये है कि ये जानना कि आपके पास कब पर्याप्त है सबसे शक्तिशाली धन कौशलों में से एक है जिसे आप सीख सकते हैं। ये आपको उन जोखिमों से बचाने में मदद करता है जो आपने पहले से बनाए हर चीज को बर्बाद कर सकती है। ये आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को अधिक धन, अधिक सामान, अधिक अनुमोदन के पीछे भागते हुए पाएं तो रुकें और खुद से पूछें, क्या मेरे पास पहले से ही वो जीवन जीने के लिए पर्याप्त है जिसे मैं चाहता हूं? यदि उत्तर हाँ है तो शायद सबसे चतुर चाल गति बढ़ाना नहीं बल्कि धीमा करना है, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि जहां आप हैं वहां से दृश्य पहले से ही सुंदर हो सकता है। कभी कभी सबसे अमीर लोग वो नहीं होते जिनके पास सबसे अधिक होता है, वे होते हैं जो जानते हैं कि कब रुकना है। इसलिए याद रखें, जब आप खुद से पर्याप्त को परिभाषित करते हैं तो आप तुलना को अपने जीवन पर नियंत्रण करने देना बंद कर देते हैं। अगले अध्याय में हम एक गुप्त महाशक्ति के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में धन बनाने में मदद करती है और इसका भाग्य या आय से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सरल है, फिर भी अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं। आसपास रहें। ये एक गेम चेंजर है। अध्याय 4, भ्रामक चक्रवृद्धि। धन बनाने में सबसे शक्तिशाली बल क्या है? एक बड़ा वेतन, एक प्रतिभाशाली निवेश रणनीति, जीवन में एक बार होने वाला व्यावसायिक विचार? नहीं, आसपास भी नहीं। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जिस तक आपकी पहले से ही पहुंच है। और ये आकर्षक नहीं है, ये रोमांचक नहीं है। वास्तव में ये थोड़ा उबाऊ है, लेकिन ये जादू की तरह काम करता है। मॉर्गन हाउसेल इसे भ्रामक चक्रवृद्धि कहते हैं और इस अध्याय में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि वॉरेन बफेट को निश्चित रूप से जानते हैं, जो जीवित सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। धन की दुनिया में एक किंवदंती है, लेकिन यही वो हिस्सा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। हाँ, बफेट एक चतुर निवेशक हैं, लेकिन जिस चीज ने उन्हें वास्तव में अमीर बनाया वो ये कि वो कितने समय से निवेश कर रहे हैं। वो सिर्फ 10 साल की उम्र से स्टॉक का व्यापार कर रहे हैं, और जब तक ज्यादातर लोग सीख रहे हैं कि एक स्टॉक क्या है, तब तक बफेट दशकों से अपना पैसा बढ़ा रहे थे। अब यहां पागल हिस्सा है। वॉरेन बफेट की 90% से अधिक संपत्ति उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनाई गई थी। हाँ, 65 वर्ष की आयु के बाद। ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें अपने जीवन में देर से कोई गुप्त चाल मिली थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तब तक चक्रवृद्धि ने अंततः उच्च गियर में किक मारी थी। उनके निवेश को बढ़ने में दशकों का समय था। इस तरह चक्रवृद्धि काम करती है। यह सिर्फ इतना नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, यह है कि आप इसे कितने समय तक बढ़ने देते हैं। एक स्नोबॉल की तरह चक्रवृद्धि के बारे में सोचिए। आप एक छोटे से एक को पहाड़ी से नीचे रोल करते हैं। पहले ये धीमा होता है, ये मुश्किल से बढ़ता है, लेकिन हर एक मोड़ के साथ ये और भी बर्फ उठाता है, फिर और भी अधिक, और जब तक ये नीचे तक पहुंचता है, ये एक जानवर है। बर्फ की वजह से नहीं, बल्कि गति की वजह से। इसी तरह पैसा चक्रवृद्धि के माध्यम से बढ़ता है। आपकी बचत थोड़ा ब्याज कमाती है, फिर अगले साल वो ब्याज कमाता है और चक्र चलता रहता है। पहले ये छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ विकास इतना बड़ा हो जाता है कि ये अविश्वसनीय लगता है। यही कारण है कि हेल इसे भ्रामक कहते हैं, क्योंकि परिणाम इतने बड़े होते हैं कि वे पहली बार में समझ में नहीं आते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग बहुत जल्द हार मान लेते हैं। वे कुछ वर्षों तक बचत करते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए वो रुक जाते हैं। वे अपना पैसा निकाल लेते हैं या वो किसी तेज, चमकदार या जोखिम भरे काम में कूद पड़ते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि धीमी होती है। ये सब समय के बारे में है। ये धैर्य को पुरस्कृत करती है, पूर्णता को नहीं, फैंसी रणनीतियों को नहीं, केवल स्थिरता को। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो त्वरित जीत को पसंद करती है।
तुरंत लाइक, उसी दिन डिलीवरी, 5 मिनट का भोजन, क्रैश डाइट, वायरल ट्रेंड, हम अभी के लिए तैयार हैं। लेकिन चक्रवृद्धि इसे अभी की परवाह नहीं है, ये लंबा खेल खेलती है। बफेट अभी भी अमीर हो सकते हैं, शायद, लेकिन क्या वो वॉरेन बफेट होंगे? निश्चित रूप से नहीं। उनकी असली महाशक्ति सिर्फ उनका कौशल नहीं है, ये खेल में उनका समय है। बफेट सिर्फ अच्छे नहीं हैं, वो बहुत लंबे समय से अच्छे हैं। और यहां सबसे अच्छी बात है, इसका उपयोग करने के लिए आपको अरबपति होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस जल्दी शुरू करने की आवश्यकता है, लगातार बने रहें और खेल में बने रहें। चाहे वो $5 प्रति सप्ताह हो या $500 प्रति महीना, जो मायने रखता है वो ये कि आप बस चलते रहें। तो इस अध्याय से बड़ी सीख ये है, धन निर्माण में सबसे शक्तिशाली उपकरण भाग्य या प्रतिभा नहीं है, ये समय है, ये धैर्य है, ये बर्फ के गोले को लुढ़कने देना है। चक्रवृद्धि उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो इसके साथ बने रहते हैं, हफ्तों के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, बल्कि सालों के लिए। चक्रवृद्धि पहले धीमी लग सकती है, लेकिन एक बार शुरू हो जाने के बाद ये अजेय है। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं, उतने लंबे समय तक आप लगातार बने रहते हैं, उतने बड़े परिणाम। आपको एक आदर्श योजना की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे समय देने की आवश्यकता है। चाहे आप जार में सिक्के जमा कर रहे हों या हर महीने छोटी मात्रा में निवेश कर रहे हों, उस स्नोबॉल को, क्योंकि ये जितना लंबा घूमता है उतना बड़ा आपका भविष्य बनता है। अगले अध्याय में हम धन बनाने से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना वो जगह है जहां ज्यादातर लोग असफल होते हैं। बने रहें, ये पूरी किताब में सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। अध्याय 5, अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। क्या मुश्किल है, अमीर बनना या अमीर बने रहना? पहले तो ये एक ही खेल लगता है, लेकिन मॉर्गन हाउसल सेंसा है कि वास्तव में वे दो पूरी तरह से अलग अलग कौशल हैं। अमीर बनने के लिए महत्वाकांक्षा, जोखिम, बड़े झूलों की आवश्यकता है। ये आक्रमण के बारे में है, इसमें हिम्मत चाहिए। आप साहसिक विचारों में निवेश करते हैं, आप व्यवसाय शुरू करते हैं, आप उन मौकों के लिए हां कहते हैं जिनसे ज्यादातर लोग दूर भाग जाते हैं। लेकिन अमीर बने रहना एक अलग गेम है। ये रक्षा, अस्तित्व, सावधानी के बारे में है। ये अब सबसे बड़ी वापसी के बारे में नहीं है, ये आपके द्वारा पहले से ही अर्जित की गई चीजों को न खोने के बारे में है। इसे पोकर खेलने की तरह सोचिए। खेल की शुरुआत में आप बड़े दाव लगाते हैं और मॉर्गन जेसी लिवरमूर की कहानी बताते हैं, जो 1900 सदी के सबसे प्रसिद्ध शेयर व्यापारियों में से एक थे। 1929 के बाजार दुर्घटना के दौरान, जबकि अधिकांश लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था, उन्होंने बाजार के खिलाफ दाव लगाकर अरबों डॉलर कमाए थे। वे एक लेजेंड थे, आत्मविश्वासी, भयभीत और सम्मानित। लेकिन आगे क्या हुआ? वे रुके नहीं, उन्होंने गियर नहीं बदला, उन्होंने जो बनाया था उसकी रक्षा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने बड़े और जोखिम भरे दाव लगाए और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। यही वो खतरा है कि पता नहीं होता कि कब गियर बदलकर बनाने से बचाने पर केंद्रित किया जाए। हम सब जानते हैं कि असली नौकरी अमीर बने रहना है। इस पूरे से हमारा ये मतलब है कि जो आपने कभी बनाया था वो कभी ना गंवाना। मॉर्गन खुद पैसों के बारे में विकसित हुए, तकरीबन सभी पैसों से हार गया था। एक गेम जो दोनों तरफ खेला जा सकता है, उसे खेलना। और क्या पर्स फिर भी सब पैसों से बाहर चला जाएगा? सुरक्षा करनी है। इसकी कल्पना कीजिए, आप ईंट दर ईंट, खून पसीना और बचत से एक सुंदर घर बनाते हैं। इसमें आपको वर्षों लगते हैं। क्या आप इसके अंदर आतिशबाजी जलाएंगे? क्या आप तूफान में दरवाजे खुले छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ लोग अपने पैसे के साथ ऐसा ही करते हैं। वो उस चीज के साथ जुआ खेलते हैं जिसे बनाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। वे उससे अधिक की तलाश करते हैं जिसकी उन्हें कभी आवश्यकता नहीं होगी। तो अमीर बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है? मॉर्गन कहते हैं कि ये भाग्य संख्या 3, भय की एक स्वस्थ खुराक, ऐसी नहीं जो आपको पंगु बना दे, लेकिन इतनी कि आपको लापरवाही से कदम उठाने से रोके। अपने धन की रक्षा करना अपने घर की रक्षा करने जैसा है। ये रोमांचक नहीं है, लेकिन ये मायने रखता है। कभी कभी सबसे चतुर चाल तेजी से बढ़ना नहीं है, ये पहले से जो आपने बनाया है उसे सुरक्षित रखना है। क्योंकि आप अपना जीवन धन बनाने में लगा सकते हैं और इसे एक गलत दांव में खो सकते हैं। आप वर्षों में भाग्य बना सकते हैं और इसे मिनटों में गायब होते हुए देख सकते हैं। इसलिए अमीर बने रहना उतना ही मायने रखता है, यदि वहां पहुंचने से ज्यादा नहीं तो
तो इस अध्याय से बड़ी सीख ये है, अमीर बनना और अमीर बने रहना दो अलग-अलग खेल हैं और आपको दोनों में महारत हासिल करने की ज़रूरत है। अमीर बनने के लिए साहस चाहिए, अमीर बने रहने के लिए सावधानी चाहिए। ये संतुलन के बारे में है, ये जानना कि कब तेजी से बढ़ना है और कब धीमा करना है। ये जानना कि अगली बड़ी चीज़ का पीछा कब करना है और कब आपके पास पहले से जो अच्छी चीज़ है उसकी रक्षा करनी है। कभी कभी सबसे चतुर चाल तेजी से बढ़ना नहीं है, ये रुकना है, सांस लेना है और कहना है, मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो रखने लायक है और मैं इसे और अधिक के लिए जोखिम में नहीं डालूंगा। इसलिए समझदारी से जोखिम उठाएं, लेकिन जब आपने कुछ ऐसा बना लिया है जो रखने लायक है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे पकड़ कर रखें। साहसिक निर्माण करें, बुद्धिमानी से रक्षा करें, यही वास्तविक धन रणनीति है। अगले अध्याय में हम वित्त में सबसे बड़े मिथकों में से एक के बारे में बात करेंगे जिसे आपको बार बार जीतने की जरूरत है। लेकिन क्या होगा अगर अमीर बनने के लिए केवल एक जीत की जरूरत हो और वो जीवन भर के लिए पर्याप्त हो सकती हो? आसपास रहें, ये पूरी किताब में सबसे अधिक आंखें खोलने वाले अध्यायों में से एक है। अध्याय 6, किससे आप जीतते हैं। एक सिक्के को बार बार उछालने की कल्पना कीजिए। सिर सिर सिर, आप हारते रहते हैं और फिर पूंछ, आप जीत जाते हैं। सफलता अक्सर इसी तरह काम करती है। आप किसी को जीतते हुए देखते हैं और ये जादू जैसा लगता है, लेकिन जो आपने नहीं देखा वो ये था कि वे सभी बार असफल हुए, कोशिश की, चूक गए, वापस उठे और फिर से प्रयास किया। मॉर्गन हॉवेल आपको यही जानना चाहते हैं। आपको हर समय सही होने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर समय सही होने की जरूरत है। यही इस अध्याय के बारे में है। आइए एक साधारण सत्य, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है और जब ऐसा होता है तो एक जीत बाकी सब चीजों की भरपाई कर सकती है। हॉवेल इन दुर्लभ जीतों को टेल इवेंट कहते हैं। इस तरह की घटनाएं जो दुर्लभ हो सकती हैं, लेकिन जब वे होती हैं तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए एप्पल को लें। उन्होंने वर्षों में सैकड़ों उत्पाद जारी किए हैं। कुछ ठीक थे, कुछ पूरी तरह से फ्लॉप हो गए, लेकिन फिर आया आईफोन और इसने कंपनी के भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। एप्पल सिर्फ एक और तकनीकी ब्रांड से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गया। इसीलिए नहीं कि उन्होंने जो कुछ किया वो काम किया, बल्कि इसलिए कि एक चीज ने काम किया। अन्य उत्पादों ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन कोई भी आईफोन के प्रभाव के करीब नहीं आया। यही एक टेल इवेंट की शक्ति है, और यह सिर्फ विशाल कंपनियों के साथ नहीं होता है, ये वास्तविक जीवन में भी होता है। आपके जीवन में इसके बारे में सोचिए। एक नए दोस्त ने आपका पूरा सामाजिक दायरा बदल दिया। एक नौकरी की पेशकश ने एक नए करियर की ओर अग्रसर किया। एक नए शहर में जाने से आपका रास्ता पूरी तरह से बदल गया। ठीक है, प्रक्रिया इसी तरह काम करती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रयास करते रहें, आप खोज करते रहें, आप सामने आते रहें। तो जब वो दुर्लभ मौका आए तो आप तैयार रहें। लेकिन समस्या ये है कि लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। वे एक या दो बार कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता, वे छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूं। लेकिन लोग सफल कैसे होते हैं, ये इस तरह है। पहले वे बार बार असफल होते हैं और फिर अचानक एक पल आता है, एक विचार काम करता है, एक टेल इवेंट सामने आता है और अचानक वे असफल नहीं रहते, वे प्रतिभावान होते हैं। आइए खेलों से एक त्वरित उदाहरण लेते हैं। माइकल जॉर्डन ने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट गंवाए हैं, 300 से अधिक गेम हारे हैं, 26 बार गेम जिताने वाला शॉट लगाने में असफल रहे हैं, और फिर भी उन्हें सभी समय के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, क्योंकि वे अपने टेल इवेंट के होने तक गेम में काफी समय तक रहे। सफलता पूरी होने से नहीं आती है, ये आपके टेल इवेंट के होने से पहले हार न मानने से आती है। तो इस अध्याय से बड़ी सीख ये है कि आपकी अधिकांश सफलता बस कुछ महत्वपूर्ण क्षणों से आएगी। आपको हर समय जीतने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर समय बड़ी जीत हासिल करने की जरूरत है। छोटी असफलताओं को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि आपकी अगली बड़ी जीत बस कोने के आसपास हो सकती है। इसलिए धैर्य रखें, समझदारी से जोखिम उठाएं, नई चीजों को आजमाएं, चूक से सीखें, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गेम में बने रहें, क्योंकि जब वो पल आता है जब जीवन सिक्का उछालता है तो आप सही टेल जीतते हैं। अगले में आ रही है अध्याय में हम पैसे से कहीं बढ़ के चीजों के बारे में बात करेंगे जो मूल्यवान हैं और आने वाले समय में आपको हंसा सकती हैं। अधिक मूल्यवान चीज के बारे में बात करेंगे। बने रहें, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अध्याय 7, स्वतंत्रता। इसकी कल्पना करें, आप तब उठते हैं जब आपका शरीर कहता है कि यह समय है, न कि आपका अलार्म। आप स्ट्रेच करते हैं, आप नाश्ते के साथ अपना समय लेते हैं, शायद आप टहलने जाते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, पढ़ते हैं, या बस बैठते हैं और सोचते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी आपको जल्दी नहीं कर रहा है, कोई भी आपके शेड्यूल का मालिक नहीं है। यही स्वतंत्रता है।
अब इसकी तुलना करें कि आपके अधिकांश दिन वास्तव में कैसे महसूस होते हैं। एक अलार्म के साथ जागना, ट्रैफिक के दिनों में भागना, जो आपके जैसा महसूस नहीं होता है, आप जो चाहते हैं और जो आप जीते हैं, इसके बीच का अंतर, यही इस अध्याय के बारे में है। आइए एक प्रश्न से शुरू करते हैं। यदि कोई आपको अभी बिना किसी शर्त के $1 मिलियन दे दे तो आप इससे क्या करेंगे? एक हवेली, एक लग्जरी कार खरीदें, एक सपनों की छुट्टी बुक करें। निश्चित रूप से ये चीजें आश्चर्यजनक लगती हैं, लेकिन मॉर्गन हाले आपको ये समझाना चाहता है, सबसे मूल्यवान चीज जो पैसे से खरीदी जा सकती है वो सामान नहीं है, ये नियंत्रण है। ये कहने की शक्ति है कि मैं जो चाहूं करूंगा, जब मैं चाहूं, जिसके साथ मैं चाहूं, जब तक मैं चाहूं करूंगा। यही असली धन है, अपने समय को नियंत्रित करने की क्षमता। बस इतना ही। सबसे अधिक पैसा न होना, सबसे अधिक सामान न होना, स्टेटस के पीछे न भागना, दिखावा न करना, सिर्फ विकल्प। सुबह उठने का विकल्प और ये तय करना कि आप अपना दिन कैसे बिताएंगे, कम काम करने का विकल्प, बिना अपराध बोध के ना कहने का विकल्प, जो सही नहीं लगता उससे दूर जाने का विकल्प, अपना दिन अपनी इच्छा के अनुसार बिताने का विकल्प और ना कि किसी और की मांग के अनुसार। इस बारे में सोचिए, लोग जल्दी सेवानिवृत्त होने का सपना क्यों देखते हैं? रिमोट वर्क इतना लोकप्रिय क्यों है? लाखों लोग अपना खुद का मालिक क्यों बनना चाहते हैं? ये सिर्फ अधिक पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये अपने दिन के अधिक हिस्से के मालिक होने के बारे में है। ये स्वतंत्रता के बारे में है, अपने बच्चे को स्कूल ले जाने की स्वतंत्रता, दोपहर में झपकी लेने की स्वतंत्रता, अपना फोन बंद करने की स्वतंत्रता, ताकि कोई भी घबराए नहीं जो मायने नहीं रखता। जो मायने नहीं रखता उससे ना कहने, और जो मायने रखता है उसे हाँ कहने की स्वतंत्रता। और मानो या ना मानो, वो सरल भावना जो आपके समय पर नियंत्रण रखती है। त्वरित पर तुलना। दो लोग, एक व्यक्ति $5 लाख प्रति वर्ष कमाता है लेकिन सप्ताह में 80 घंटे काम करता है और ईमेल की जांच किए बिना छुट्टी नहीं ले सकता है। दूसरा व्यक्ति $50,000 प्रति वर्ष कमाता है, सप्ताह में 30 घंटे काम करता है और अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए छुट्टी लेता है। अब खुद से पूछें कि वास्तव में कौन अधिक धनी है? वास्तविक धन केवल डॉलर में नहीं मापा जाता है, ये समय में मापा जाता है। आप जिस समय को नियंत्रित करते हैं उसे आप वापस नहीं पा सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम हमेशा ईमेल, सूचनाएं, समय सीमा, भाग दौड़ में लगे रहते हैं। व्यस्त होना सम्मान का प्रतीक बन गया है, लेकिन अंदर से ज्यादातर लोग अधिक से अधिक के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो स्थान के पीछे भाग रहे हैं। वो सांस लेना चाहते हैं, वो अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता चाहते हैं। और अच्छी खबर यह है कि आपको उस स्वतंत्रता को पाने के लिए अमीर होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस स्थिति से अधिक समय को महत्व देने की आवश्यकता है। यहां मॉर्गन के अपने जीवन का एक क्षण है। उन्होंने एक बार एक धनी मित्र से पूछा था, आपका अंतिम वित्तीय लक्ष्य क्या है? और मित्र ने एक नौका या शुरुआती सेवानिवृत्ति नहीं कहा, मैं हर दिन जागना चाहता हूं और कह सकता हूं कि मैं जो चाहूं वो करूंगा, आज कोई शेड्यूल नहीं, बॉस नहीं, दबाव नहीं। और ये एहसास की वास्तविक धन है। इसलिए यहां इस अध्याय से बड़ा टेक अवे है, पैसे का असली लक्ष्य समृद्ध दिखना नहीं है, ये समय खरीदना है। और आपको बैंक में लाखों की आवश्यकता नहीं है, आपको बस विकल्प बनाने के लिए पर्याप्त की आवश्यकता है। जो आप महसूस करते हैं, जो आप कहते हैं, अपने मूल्यों को एक तरह से देखने के लिए, जो आपके लिए पर्याप्त है, जो आपके लिए एक ऐसे भविष्य के लिए पर्याप्त है जो आपके लिए काम करता है। अगले अध्याय में हम खुदाई करेंगे कि पैसों के साथ दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश क्यों शायद ही कभी काम करती है और अक्सर बैकफायर करती है। स्टिक अराउंड, आप इस वाले अध्याय 8, कार में आदमी। कभी किसी को नई कार में देखा है और सोचा, वाह, उस व्यक्ति को इसे मारना होगा? ईमानदार रहें, हम सभी ने सोचा था, लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक भाग है। मॉर्गन हावेल के अनुसार वो कार चलाने वाला व्यक्ति जो वे प्रशंसा पाना चाहती है, उसे पसंद नहीं है। वही सोच रहे हैं कि वो क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि वो कार चला रहे हैं। और संभावना है कि आप भी यही सोच रहे होंगे। और हम क्या सोचते हैं, वो वास्तव में क्या कर रहे हैं, वो ये कि मॉर्गन सोचते हैं कि एक फैंसी कार, एक बड़ा घर या महंगे कपड़े हमें प्रशंसा अर्जित करेंगे। लेकिन वास्तव में लोग सिर्फ उस चीज की प्रशंसा करते हैं जो वह व्यक्ति की तस्वीर नहीं है। जो आप सड़क पर चल रहे हैं और किसी को एक लाल चमकदार फेरारी चलाते हुए देख रहे हैं, ये तेज है या तेज मुड़ जाता है। अब ये ईमानदार हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि उस व्यक्ति को अविश्वसनीय होना चाहिए, या आप सोच रहे हो कि काश मैं उस कार को चला पाता। इस अंतर को देखें, आप उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आप कार की प्रशंसा कर रहे हैं और खुद को पहिए के पीछे चित्रित कर रहे हैं। और ये विरोधाभास है कि प्रशंसा उस व्यक्ति के पास नहीं जाती है जो उस चीज का मालिक है, ये उस चीज पर जाती है जिसकी मतलब अपनी खुद की बात करती है। और एक मिनट, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं इस बात पर जोर दूं कि ये मॉर्गन समझाते हैं कि बिना धनी व्यक्ति के दिखे, ये कहने की एक बहुत बड़ी सोच है कि कृपया इस पर गौर करें।
समस्या है क्योंकि इतने सारे लोग चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं क्योंकि वे एक निश्चित तरीके से नहीं सोचते हैं कि वे लोग मुझे और अधिक पसंद करेंगे, लेकिन इसके अनुसार मैं ये नहीं बताता कि लोग मुझे और अधिक नहीं समझेंगे। अपने बारे में सोचने में बहुत व्यस्त है कि आप कहते हैं कि आप एक डिज़ाइनर जैकेट पहने हुए एक कमरे में जाते हैं जिसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोग सोचेंगे, वाह वह व्यक्ति सबल है। लेकिन वे वास्तव में क्या सोच रहे हैं? क्या मैं उस लुक को खींच सकता हूं? क्या मैं कभी भी पहनूंगा जो मुझ पर अच्छा लगेगा? वे आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वे अपने स्वयं के जीवन के बारे में एक मानसिक स्लाइड शो चला रहे हैं। हम ये बताते हैं कि लोग ड्राइव या खुद के बारे में कितना ध्यान देते हैं या परवाह करते हैं, क्योंकि सच्चाई से हम सभी दूसरों की तुलना में खुद के बारे में सोचने में अधिक समय बिताते हैं। और ये मानसिकता सोशल मीडिया पर भी दिखाती है कि हम ये नहीं दिखाते हैं कि लोग ये सोच रहे हैं कि उनके बारे में, और ये गलत नहीं है कि ये सिर्फ मानव स्वभाव है। इसलिए यहाँ मॉर्गन क्या चाहते हैं? हम सबसे प्रशंसित लोगों को याद रखें कि आमतौर पर उन लोगों की प्रशंसा करने की कोशिश नहीं की जाती है जो वे दयालु हैं, वे दूसरों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, और ये वही है जो वास्तविक सम्मान अर्जित करता है। कार के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, न कि क्यूरेटिंग के साथ, लेकिन आप इस अध्याय को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस अध्याय को प्रभावित करेंगे, लेकिन आप लोगों को इस अध्याय से प्रभावित करते हैं कि आप लोगों को इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस अध्याय में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को इस अध्याय से प्रभावित करते हैं कि आप इस अध्याय को प्रभावित करेंगे। सम्मान आपके पास जो है उसे दिखाने पर कम ध्यान दें, और उदारता, दयालुता, विनम्रता की निहारने के लायक होने के कारण ये वे गुण हैं जो लोग याद रखते हैं, क्योंकि अंत में लक्ष्य लोगों को ईर्ष्या करने के लिए नहीं है कि ये उनके सम्मान को अर्जित करने के लिए है, किसी को ईर्ष्या करने के लायक नहीं होने के लायक है। और अगले अध्याय में आने के लिए हम एक प्रकार के पैसे के बारे में बात करेंगे जो इंस्टाग्राम पोस्ट में नहीं दिखता है, जो आप किसी को भी नहीं देखते हैं, ड्राइव में एक कलाई घड़ी में जो आपकी कार से अधिक लागत स्पष्ट लगती है, लेकिन यहाँ उन चीज़ों को ट्विस्ट नहीं दिखाया गया जो वास्तव में धन नहीं दिखाते हैं। वे धन का वास्तविक संकेत दिखाते हैं। जो धन का वास्तविक संकेत है, लोग ये नहीं दिखाते हैं कि यह क्या नहीं है जो वे नहीं करते हैं, और ये अध्याय है कि आप किसी को भी नहीं देखते हैं कि यह धन के बारे में नहीं है, लेकिन यह वह नहीं है कि वे बहुत सारी धनराशि के बारे में नहीं है, कार या बड़ी छुट्टी, ये बचत खाते में चुपचाप बैठे हुए धन है या एक निवेश पोर्टफोलियो के अंदर बढ़ रहा है। ये वित्तीय स्वतंत्रता है जिसे आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं करते हैं। यह मन की शांति है जिसे आप अपनी कलाई पर धन नहीं पहनते हैं। यह अदृश्य है कि किसी को यह कहते हुए कि कोई भी $10,000 की घड़ी नहीं देख रहा है, वह वास्तव में नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि व्यक्ति को वास्तव में अच्छा नहीं लगा है उनकी कलाई पर बैठना। अब तुलना करें कि किसी के पास जो एक बुनियादी $50 घड़ी पहनता है लेकिन चुपचाप निवेशित सैकड़ों हजारों डॉलर के पास। अब अपने आप से पूछें कि वास्तव में कौन है? ये वास्तव में वही है जिसे आप कभी भी संदेह नहीं करेंगे। ट्रैप में ज़्यादातर लोग हैं जो हम खर्च करते हैं। ये सबूत का सबूत है कि आप पैसे के लिए भी सबूत हैं कि आपके पास पैसा है, और अब आप नई कार को नहीं दिखाते हैं। सबसे तेज़ तरीका यह कम है, क्योंकि वास्तविक धन जिस तरह से मन की स्वतंत्रता, शांति और सुरक्षा का निर्माण करता है, वह अक्सर पूरी तरह से अदृश्य होता है। यह दिखाने के बारे में नहीं है, यह पर्दे के पीछे कुछ ठोस बनाने के बारे में है, क्योंकि हर बार जब हम छापों के लिए डॉलर का व्यापार करते हैं, हम स्वतंत्रता दे सकते हैं कि आपका पड़ोसी एक नया एसयूवी, टॉप ऑफ द लाइन स्लीक लाउड नॉट एन अनाल्ड लॉन मोवर हो सकता है, लेकिन वह कर्ज में हो सकता है। कोई ध्यान नहीं है, लेकिन वे डिबेट रही हैं जो वे सालों से बचा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, और अगर वे कल अपनी नौकरी खो देते हैं तो वे ठीक हैं। आप कभी भी अनुमान नहीं लगाते, लेकिन उनके पास वास्तविक वित्तीय शक्ति है। सोशल मीडिया यह भी मुश्किल बना देता है। हम नए जूते, महंगे भोजन को देखते हैं, सप्ताहांत को पीटते हैं, लेकिन जब किसी ने अपने निवेश पोर्टफोलियो को भुगतान किया है तो यह नहीं है कि आप इसे बंद नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप सही नहीं हैं, लेकिन
यह नहीं है कि आप सही नहीं हैं, कि आप अपने निवेश पोर्टफोलियो को देखते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप सही नहीं हैं। इस अध्याय से बड़ा टेक अवे, धन आप जो खर्च नहीं करते हैं वह बचत नहीं है, यह निवेश है, यह सुरक्षा है, और स्वतंत्रता सामान्य नहीं है। और सबसे मजबूत प्रकार की संपत्ति, आप इसे कभी भी नोटिस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह पर्दे के पीछे चुपचाप काम कर रहा है। और अगले अध्याय में आने के लिए हम एक अवधारणा में डूबेंगे जो बहुत से लोगों को लगता है हमें आपातकाल की स्थिति के लिए बचत करनी चाहिए, लेकिन आपातकाल कभी नहीं आया। और उन मौके में आप सोच सकते हैं कि अगर मैं इसका कभी उपयोग नहीं करूं तो बचत करने का क्या मतलब है। अच्छा, मॉर्गन के पास एक शक्तिशाली जवाब है कि पैसा बचाने का उद्देश्य हमेशा खर्च करने के लिए नहीं है, कभी कभी ये केवल आपके नियंत्रण में रखने के लिए है। बचत करने के कई कारण होते हैं, जिसमें से एक हम ये शिक्षक देते हैं कि बचत को एक ही मकसद के साथ जोड़ना नहीं होता है। और इस अध्याय में वो बताता है कि एक विशिष्ट लक्ष्य के बिना भी बचाने के लिए भी सबसे चतुर वित्तीय चाल क्यों हो सकती है, जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। इसे तोड़ दें। हम आम तौर पर विशिष्ट चीज़ों के लिए एक कार को एक घर से बचाने के लिए सिखाया जाता है। जब वो बहुत अच्छा होता है तो वो भी संकीर्ण हो सकता है। एक प्रमुख मकसद का मतलब है कि आपके पास नियंत्रण के बिना पैसे को एक जगह फंसे रहने का फंदा है, जहां आप उसके साथ पैसा नहीं लगा सकते या फिर उस जगह से निकाल नहीं सकते। चलिए मान लेते हैं कि आपने एक आपातकालीन निधि के लिए एक बड़ा धन बचाया। अब यदि अचानक से आपकी नौकरी चली जाती है तो आपातकालीन निधि एक अस्वर है, पर यदि उसी की जगह पे एक बिजनेस का अवसर आता है तो आप उसके लिए उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी आपातकालीन निधि है। ऐसा मानने के बजाय मॉर्गन हमको बचाने के लिए कहता है कि बचत बस इसलिए कीजिए क्योंकि बचाना एक अच्छी आदत है। बचत इसलिए कीजिए क्योंकि ये आपको ऑप्शंस देता है, आपको विकल्प देने के लिए नहीं होता है। और इस अध्याय में वो बताता है कि एक विशिष्ट लक्ष्य के बिना भी बचाने के लिए भी सबसे चतुर वित्तीय चाल क्यों हो सकती है, जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। तोड़ दें। हम आम तौर पर विशिष्ट चीज़ों के लिए एक कार को एक घर से बचाने के लिए सिखाया जाता है। जब वो बहुत अच्छा होता है तो वो भी संकीर्ण हो सकता है। एक प्रमुख मकसद का मतलब है कि आपके पास नियंत्रण के बिना पैसे को एक जगह फंसे रहने का फंदा है, जहां आप उसके साथ पैसा नहीं लगा सकते या फिर उस जगह से निकाल नहीं सकते हैं। सोचिए कि एक व्यक्ति ने कार के लिए बचत की, पर अचानक से बिजनेस का अवसर आ जाता है, तो वो बचत खरीदने के लिए काम आ सकती है। और अगर आपने बस उस वजह से बचाया तो आप तैयार हैं और आपको हैंडल करने के लिए किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। और मॉर्गन इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहता है कि बचत बिना किसी मकसद के बेकार नहीं है, वो शक्तिशाली है। ये वो पैसा है जो कहता है कि आप ठीक रहेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आपने भविष्य की भविष्यवाणी की है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने इसके लिए तैयारी की है। तो इस अध्याय से बड़ा टेकअवे ये है कि बचत करें भले ही आपके पास कारण ना हो, बचत करें क्योंकि ये आपको विकल्प देता है, क्योंकि ये आपको मन की शांति देता है, क्योंकि ये आपको नियंत्रण में रखता है जब जिंदगी आपको मुश्किलें भर देती है। बचत इसलिए करें क्योंकि जब अनहोनी होती है तो आप तैयार रहते हैं। अगले अध्याय में आने वाली नहीं, लेकिन स्थिर और प्रभारी के रूप में हम कुछ बारे में बात करेंगे। हम सभी पर सब कुछ सही करने के लिए दबाव से संघर्ष करते हैं, लेकिन अगर आपको सही नहीं होने के लिए सही नहीं है तो क्या अच्छा है? अगर आप वास्तव में पर्याप्त अच्छा है तो वो बहुत अच्छा है। फिर भी ये भी अच्छा है कि आप कभी भी एक पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपका बचत खाता, भले ही हर कोई कहता है कि आपको इससे निवेश करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, तो ये अध्याय ये बताता है कि उचित अर्थ क्यों है। जो आपके लिए समझ में आता है, भले ही ये गणितीय रूप से सही ना हो, अक्सर पूरी तरह से तार्किक होने की तुलना में बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं कि ये वास्तव में है कि हम ये सोचते हैं कि हम सही तरीके से हैं। ये नहीं है कि ये सही है, ये सही है। ये क्या सफलता का मतलब है कि क्यों उचित रात में आपको सोने में मदद करने वाला कभी कभी स्मार्ट विकल्प हो सकता है, भले ही ये गणितीय रूप से सही ना हो। मान लीजिए कि आपके पास एक सुपर कम ब्याज दर के साथ एक बंधक है, जो तकनीकी रूप से एक तर्कशास्त्री व्यक्ति कह सकता है कि इसके बजाय उस पैसे को जल्दी निवेश ना करें। ये तार्किक कदम होगा, लेकिन हो सकता है कि कर्ज आपको रात में ऊपर रखता हो। शायद ये आपके सीने पर एक वजन की तरह महसूस होता है। हो सकता है कि आप इसे 100% डेट के रूप में देखना चाहते हों, तो आप इसे वैसे ही भुगतान करते हैं, जो तार्किक नहीं है। ये उचित है
और ये मायने रखता है कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि मॉर्गन वो नहीं है जो आप शायद एक जीवन के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा है जो आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा है जो आप अपने भविष्य के लिए कर सकते हैं। ये उचित एक तरीका है जिस तरह से आप समझते हैं कि मॉर्गन क्या बताता है कि उचित वास्तव में भीरियां हैं। तो इसलिए अर्थ है, आप इसके बारे में अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप इसके साथ चिपके रहेंगे, और यही वास्तव में मायने रखता है। इसके बारे में सोचिए कि सही वर्कआउट प्लान विज्ञान और डेटा द्वारा समर्थित हो सकता है, लेकिन अगर ये बहुत सख्त है या बहुत जटिल है तो आप छोड़ देंगे। एक अच्छी पर्याप्त योजना जो आपकी जीवन शैली के लिए एक काम करती है, वो सर्वश्रेष्ठ रणनीति नहीं है। आपको बेहतर नींद में मदद करती है, दशकों तक खेल में निरंतर रहें, और ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। मॉर्गन इसे इस तरह से डालता है कि उचित जो है वो आप डिनर पार्टियों में बहस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक जीवन में जीतता है। अगर कोई भी निर्णय आपको शांत रहने में मदद करता है तो ये सही निर्णय है, और ये ठीक है कि आपके वित्तीय निर्णयों के बारे में भी भावनाएं एक भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि ये भी सिर्फ धन के बारे में नहीं है। ये सिर्फ धन के बारे में नहीं है क्योंकि ये सिर्फ धन के बारे में नहीं है। इस अध्याय से आपको एक सही वित्तीय योजना नहीं चाहिए, आपको एक ऐसी योजना चाहिए जो आपके लिए समझ में आती है। आपकी वित्तीय योजना को अधिकतम रिटर्न के लिए अनुकूलित नहीं किया जाना चाहिए, ये सिर्फ आपके लिए ठीक होना चाहिए। अगर ये आपको विश्वास दिलाता है, अगर ये आपको आगे बढ़ाता है, आपको रात में सोने में मदद करता है, तो ये एक महान योजना नहीं है। ये ठीक है कि ये ठीक है, और इसके साथ हम इस अध्याय को पूरा करते हैं। और ये कुछ भी हो जाए, अध्याय में काम कर रहे हैं। कब ये पैसे की बात आती है, ये योजनाबद्ध घटनाएं नहीं हैं जो आपके जीवन को आकार देती हैं, लेकिन जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। और ये सब कुछ इस अध्याय के बारे में है कि ये सब के बारे में है कि ये तस्वीर में यह है कि ये 2007 है कि आवास बाजार में तेजी है, कि बैंक उच्च लोगों को फ्लाइंग कर रहे हैं, लेकिन फिर 2008 के वित्तीय संकट को क्रैश कर रहे हैं। अरबों के हिट, अरबों खोई हुई नौकरियों में रिटायरमेंट की योजनाएं चकनाचूर हो गई। ये सब कुछ नहीं बदल रहा है। इंटरनेट के बारे में सोचिए, 9/11 द डॉट बबल, बिटकॉइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लगभग किसी ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन हर एक ने दुनिया को उन तरीकों से फिर से जोड़ा जो आज भी हम महसूस कर रहे हैं कि आज भी 9/11 के लिए इसे बदल दिया गया था। उदाहरण के लिए, ये वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं ने, राष्ट्रीय सुरक्षा यात्रा और बहुत कुछ, लेकिन कितने वित्तीय मॉडलों ने लगभग किसी भी तरह नजर दिटा दिया था। ये हमेशा आश्चर्य से भरा होता है, और क्योंकि भविष्य इतना अप्रत्याशित है, मॉर्गन हॉवेल का तर्क है कि हमें इस पर विनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं। क्योंकि इतिहास का अधिकांश समय एक तरीके से नहीं चला जाता, लेकिन हर बार जब कुछ बड़ा होता है, हॉवेल उन्हें पूंछ घटनाएं कहते हैं। वे दुर्लभ हैं, वे शक्तिशाली हैं, और वे सब कुछ बदल देते हैं। अगर आपकी योजना केवल एक के लिए काम करती है तो आप अपने वित्तीय सोच के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। इससे पहले नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कल नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या सबक है? भविष्य की उम्मीद नहीं करें कि भविष्य अतीत की तरह बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि अतीत ने भविष्य को ये नहीं कहा कि आप सेवानिवृत्ति के लिए योजना बना रहे हैं जो आप बाजार का औसत देखते हैं, पिछली रिटर्न और विशिष्ट मुद्रास्फीति की दरें स्मार्ट सही लगते हैं, लेकिन अगर अचानक से कुछ नहीं छोड़ते तो ये इस तरह है जो हाउस की तरह है। तो आप यहाँ कैसे तैयार करते हैं? मॉर्गन की सलाह, अपनी योजनाओं में लचीलापन का निर्माण करें, जो त्रुटि के लिए अप्रत्याशित अवकाश उम्मीद करें, और सब कुछ ना जानने के साथ ठीक हों, क्योंकि किसी के पास सभी के उत्तर नहीं होते हैं, विशेष रूप से जब भविष्य की बात आती है। जीवन अप्रत्याशित बाजार-मंदा है। अगर आपकी योजना में ये शामिल नहीं है तो आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। आश्चर्य के लिए कमरा, ये एक वास्तविक योजना नहीं है, ये कल्पना है। भविष्य आश्चर्य से भरा है, आप उनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन को निश्चित रूप से बना सकते हैं। विश्वास, लचीलापन परियोजना के आसपास निर्माण करें, लेकिन अराजकता के लिए कमरे के लिए छोड़ दें, ताकि जब अप्रत्याशित रूप से हम इस विचार के बारे में और भी आगे बढ़ेंगे, हम एक छोटी सी स्टिक पर आपसे बचाऊंगे। टूटी के लिए रोड के कमरे के लिए तेरे पति खोज पहुंचने के लिए अच्छा लग। हवाई अड्डे पहुंचते हैं, लेकिन राजमार्ग पर दुर्घटना है। आप उड़ान भर नहीं चुके हैं, क्योंकि आपने एक बुरा निर्णय लिया, क्योंकि आपने एक योजना बनाई जो केवल तब काम करती है जब आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं। और एक खतरा है जो आपके वित्त पर लागू होता है कि आपकी बचत, आपके निवेश की योजना केवल तब काम करती है जब आप कुछ भी नहीं करते हैं। तो यह है कि आप परेशानी से काम करें। आश्चर्य जो आपको विफल कर देता है, इसे सीधा करने की कोई जगह नहीं है, इसलिए त्रुटि के लिए जगह क्या है? हॉवेलिस हमेशा चीज़ों की योजना बनाने की, मत काम करने की योजना के अनुसार ना जाने के लिए आप सभी सही निर्णय ले सकते हैं और फिर भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन अप्रत्याशित है, इस बारे में नहीं है कि आप नकारात्मक हैं, यह इसमें तैयार होने के बारे में है। ये क्या कह रहे हैं कि मैं एक टाइटनर हूं या मैं एक टाइटनर हूं। अपने फोन की बैटरी की तरह सोचें, आप तब तक इंतजार नहीं करते जब तक ये चार्ज करने से पहले 1% हिट नहीं हो जाती। आप इसे चार्ज करते हैं जब ये अभी भी 20 या 30 पर है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ऊपर आ सकता है। और ये आपके पैसों के लिए, त्रुटि के लिए कमरा क्या है? ये आपकी वित्तीय बैटरी जीवन है। और एक दुनिया में जहां आश्चर्य की बात है, तो ये सबसे अच्छा है कि आप सबसे अच्छा है। बाजार क्रैश कर जाते हैं, आपातकाल गायब हो जाते हैं, लेकिन जो बाकी लोगों से अलग करता है वे स्थान छोड़ देता है। उन्होंने स्लैग बनाया, उन्होंने पूर्णता के पीछे नहीं किया, उन्होंने अराजकता के लिए योजना बनाई। क्या जीवन या डर नहीं? और जीवन में ये
मायने नहीं रखता है कि क्या आपने अपनी योजना में एक बफर का निर्माण किया। आपके लिए दूसरे स्रोत का यहाँ नहीं है, बहुत अधिक आकर्षक नहीं है, क्योंकि ये बहुत अधिक आकर्षक नहीं है, क्योंकि ये बहुत अधिक आकर्षक नहीं है, क्योंकि ये बहुत अधिक आकर्षक नहीं है। वित्तीय रणनीति की नींव नहीं है, और ये आपके लिए कुछ भी नहीं है जो आपको कुछ भी नहीं है। पोस्ट करे और सोचा कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं इस तरह से सोचता था। यह हो सकता है कि आपने किसी चीज के लिए बचाया हो जो आपने सोचा था कि अब वास्तव में केवल बाद में महसूस करने के लिए कि आप अब और नहीं थे, या बस ये सोचें कि आप 5 साल पहले कौन थे। सेवानिवृत्ति भी यहाँ बात यह है कि हम अपना खाली समय कैसे बिताएंगे, और जब हम करते हैं तो हम आमतौर पर एक बड़ी बात मानते हैं कि हम जिस व्यक्ति को अभी हैं वही 10, 20 या 30 सालों में भी ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ ये सच्चाई है कि आप जिस समय तब्दील हो जाएंगे आप बदल जाएंगे, और ये एक मुश्किल है, और यहाँ तक कि ये कठिन समझना कि हम बीते समय में सुधार सुपूछते हैं कि अपने लिए कठोर दीर्घकालीन योजना, खुद की एक भविष्य के संस्करण को जिसे हम अभी तक नहीं जानते। माने कि आप 25 हैं और आप योजना बनाना और सपने देखना शुरू कर रहे हैं कि आप पर समुद्र के तट पर 55 में रिटायरमेंट में एक फैंसी कार, शायद एक होम स्पा पर क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये कैच है कि जो आपके 55 साल की पुराने वर्जन को पूरी तरह से अलग अलग चीज़ें नहीं चाहते हैं, जैसे एक समुद्र का घर नहीं। लेकिन ये नहीं है कि आपकी योजना नहीं है कि वह क्या है। जो मैं कह रहा हूँ कि आपकी योजना में मिलावट लगी होनी चाहिए। ये मानकर ना चलें कि आप हमेशा वही चाहेंगे जो आप अब चाहते हैं। अपने विचार को बदलने के लिए, दिशा को बदलने के लिए, विकास के लिए जगह छोड़ें। अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके लक्ष्य, रुचि और मूल्य शायद बदल जाएंगे, तो आप खुद को अनुकूल बनाने की शक्ति देते हैं। आपको आज इसे बुरी तरह से सही करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस समायोजन के लिए जगह छोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप 5, 10 या 20 साल में मिलेंगे वो एक अजनबी है जिससे आपने अभी तक मुलाकात भी नहीं की है। यही कारण है कि बड़ी चमकदार लक्ष्यों का पीछा करना बस इसलिए कि वे आज अच्छे दिख रहे हैं वापस हरा सकता है। वो ड्रीम कार, वो परफेक्ट वेकेशन, वो विशाल घर 10 साल में आपके लिए कोई मायना नहीं रखता है। और यदि आप इसमें महसूस करने के लिए साल बिताते हैं कि वे आपको खुश नहीं करते हैं, तो ये कठिन गोली निगलने के लिए है। तो यहाँ इस अध्याय से बड़ा टेक अवे ये है कि आप बदलने जा रहे हैं, और ये एक समस्या है कि यह पूरा जीवन एक पर्सन है। लेकिन ये होगा कि आप इसे पूरे जीवन की समस्या के बाद छोड़ देंगे। लेकिन ये व्यक्ति है जिसे आप तैयार करें, एक ऐसा पथ जो आपके साथ विकसित नहीं हो सकता। एक वित्तीय जीवन बनाएं जो अब आपका समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो और बाद में समर्थन करने के लिए पर्याप्त लचीला हो। विकास के लिए जगह बनाएं, परिवर्तन के साथ शांति बनाएं, क्योंकि सबसे अच्छी वित्तीय योजना वो है जो आपके भविष्य के संस्करण की सेवा करने के लिए तैयार है। क्या आपने कभी गिरते बाजार का ग्राफ देखा और सोचा कि क्या ये उस रात के लायक है जो मैं रात को नहीं सो सकता हूँ, सुबह पेट में गांठ के साथ उठना? यू आर नॉट अलोन। क्योंकि जब भी बात पैसे की आती है, जैसे कि जीवन की बहुत सारी चीज़ों की तरह कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, लेकिन कीमत जो आप अदा करते हैं वो हमेशा एक मूल्य पर नहीं दिखाई देती है। कीमत हमेशा तनाव के रूप में आती है। कभी कभी अनिश्चितता होती है, कभी कभी इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। और इस अध्याय में हम बात करेंगे कि अनिश्चित पैसे को जानना और भुगतान करने के लिए इच्छुक होना वास्तविकता में दीर्घकालीन धन बनाने का रहस्य क्या है। शुरुआत करते हैं हम कैसे लागत के बारे में सोचते हैं। हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, हम टिकट का भुगतान करते हैं, हम रात के भोजन के लिए जाते हैं, हम बिल अदा करते हैं। जब हम लागत के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर पैसों के बिलों की तस्वीर देखते हैं। लेकिन जब बात धन निवेश के निर्माण की आती है तो कीमत अलग है जो आप भुगतान करते हैं। भुगतान करने हैं कि समय के साथ समय के भुगतान करने की बजाय जो आप किसी संदेह के साथ भुगतान करते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव के साथ करते हैं। और ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि ये आ रहा है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी कोई शुल्क नहीं है, इसकी कीमत है कि जबकि सभी लोग बंधराते रहे हैं, जब भी लोग भयखा बंध रहे हैं, जबकि लोग शांत हैं, हमें कर देना है कि हमें दीर्घकालीन धन बनाना। और यदि आप उस कीमत को भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है तो आप अपने सबसे बड़े लाभ से पहले ही कैश कर सकते हैं, सोचकर कि एक रोलर कोस्टर की तरह है जिसके लिए आप सवारी के लिए भुगतान करते हैं और आप जंगली धक्के के लिए झूलते रहते हैं। लेकिन एक बार जब आप ऊंचाई और नीचाई में फंस जाते हैं, जब पहाड़ की कतर होती है, जी पैसे के साथ अलग नहीं है, जोखिम वोलेटिलिटी नहीं है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, वे गलती करते हैं। तब वो कहते हैं कि इस बारे में मत सोचो कि एक शुल्क के रूप में आप शुल्क के रूप में आप इसे मूल्यवान चीज़ तक पहुंचने के लिए भुगतान करते हैं। ये सज़ा नहीं है, ये बस एक प्रवेश की लागत है। और एक बार जब आप इसे इस तरह से देखते हैं तब आप घबराना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगली बार आप खुद का याद करते हैं तो आप अपने आप को याद करने के लिए बहुत कम महसूस करते हैं, क्योंकि ये शुल्क है कि ये बहुत ही कम हो। बस उस कीमत का भुगतान करना जो सफलता की मांग करता है। यहां इस अध्याय से बड़ा टेक अवे जीवन में कुछ भी नहीं है, विशेष रूप से सफलता नहीं है, चाहे ये धन का निर्माण कर रहा हो या अपने लक्ष्यों का पीछा कर रहा हो। या हमेशा एक कीमत नहीं है, लेकिन कीमत हमेशा पैसों की नहीं होती है। कभी कभी ये धैर्य होता है, कभी कभी ये असुविधा होती है, कभी कभी ये डर होता है, और कभी कभी ये सही होने के लिए तैयार होना है। ये वास्तव में क्या है? ये सही नहीं है कि आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। क्यों दूसरों के साथ कदम मिलाने की कोशिश आपको अपने स्वयं के वित्तीय पथ से बाहर ले जा सकती है? ये पूरी पुस्तक अध्याय 16 में सबसे मुश्किल अध्यायों में से एक है। आप और मैं
ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति बाजार दुर्घटना के दौरान सब कुछ बेच देता है और कोई और सिर्फ अपनी कॉफी के लिए काम करता है? या आप सभी को अलग-अलग तरह से काम करते हैं? क्योंकि आप सभी को एक अवधि संभालना है, क्योंकि आप सभी को अलग कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को अलग कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को अलग कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को अलग-अलग कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को एक अलग समय सीमा ये आपको ले जा सकती है। कुछ वास्तव में बुरे मनी मूव्स बनाएं, और यह अध्याय उन सभी जालों में गिरने से बचने के बारे में है। चलो, इसमें हर कोई अलग-अलग पैसे संभालता है, क्योंकि उनके पास अलग लक्ष्य हैं, अलग समय हैं और अलग नियम हैं। कुछ लोग एक त्वरित हिरन बनाने के लिए दिन का कारोबार कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग अगले 30 वर्षों के लिए निवेश कर रहे हैं। यदि आप किसी और के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये एक बास्केटबॉल गेम में शतरंज की चाल का उपयोग करने जैसा है। ये कल्पना करें कि आप एक मैराथन चला रहे हैं जिसे आपने प्रशिक्षित किया है। आपके पास एक योजना है, आप अपने आप को पेसिंग कर रहे हैं, लेकिन अचानक कोई व्यक्ति जो आपसे पीछे जाता है, आप उसे चेस का पीछा करते हैं क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते हैं। क्या आप उन्हें पहले से फॉलो कर रहे हैं? तो ये एक ही बार है जब आप उसका पीछा कर रहे हैं जो आप एक अलग दौड़ रहे हैं। ये आपके लिए एक बार जलाने के लिए है, क्योंकि आप अपनी दौड़ से बाहर निकल जाएंगे। यदि कोई स्टॉक या बड़ी जीत के बारे में बात करता है या आकर्षक लग सकता है, लेकिन वे एक दौड़ को स्प्रिंट कर सकते हैं जो आप सोशल मीडिया भी नहीं चला रहे हैं। ये भी और कठिन बनाता है। आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक के माध्यम से स्क्रॉल करें और किसी को अपने सपनों के घर को खरीदे और किसी और को जल्दी सेवानिवृत्त करना। किसी ने एक स्टॉक ट्रेड में 6 आंकड़े बनाए, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि आप ये देखें कि आप जोखिमों को नहीं देखते हैं। वे अंत में एक निर्णय लेना जो अब अच्छा लगता है लेकिन आपको बाद में दर्द होता है। ये आपकी दौड़ को चलाने के लिए अपने जूतों को पहनने जैसा है, लेकिन वे बिल्कुल फिट नहीं हो सकते। मॉर्गन हमें याद दिलाता है कि ये सबसे ज्यादा पैसा बनाने के बारे में नहीं है। ये इस तरह से पैसा बनाने के बारे में है जो आपके लिए काम करता है, जो आपके लक्ष्यों को, आपके मूल्यों को समझने से पहले किसी और के रूप में है, जो किसी और व्यक्ति के रूप में है। अपने आप को भी हम एक ही गेम खेल रहे हैं, क्योंकि यदि आप नहीं, तो आपकी रणनीति उनके लिए जीत सकती है, लेकिन यह आपको असफलता के लिए सेट कर सकता है। इसलिए यहां इस अध्याय से बिग टेकअवे, किसी और के पसंद आपको अपनी खुद की योजना से विचलित न होने दें। अपनी गति की तुलना किसी और के स्प्रिंट से ना करें। एक लक्ष्य का पीछा ना करें जो आपकी योजनाओं को नट नहीं करता है, क्योंकि यह पूरी तरह से नहीं है, एक अच्छी सलाह से अधिक है। ये इसे मिस नहीं करें। अध्याय 17 निराशा का प्रलोभन। कभी ध्यान दिया कि कैसे आपके कान जीवन के लिए कूद पड़ते हैं जब कोई कहता है कि बाजार के दुर्घटना के बारे में या अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों से नहीं बचेगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप रुकते हैं और अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं क्योंकि निराशावादी स्मार्ट लगता है। यह जरूरी लगता है। इस अध्याय में एक अलार्म बज रहा है। मॉर्गन बताते हैं कि हम नकारात्मक भविष्यवाणियों के लिए कैसे तैयार होते हैं, कि क्यों पैसे की दुनिया में ये मानसिकता वास्तव में आपको पीछे कर सकती। मॉर्गन हमें ये समझाना चाहते हैं कि धन की दुनिया में आशावाद आमतौर पर अधिक सटीक होता है, खासकर लंबे समय में। सोचे कि हमने कितनी प्रगति की है, वैश्विक गरीबी कम हुई है, जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, प्रौद्योगिकी पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव है, हाँ, लेकिन समय के साथ इसका रुझान ऊपर की ओर है। हाँ, इसमें रुकावटें आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, मंदी होती है, यहाँ तक कि घबराहट भी होती है, लेकिन लंबे समय में प्रगति का रुझान है। तो निराशावाद अधिक बुद्धिमान क्यों लगता है? क्योंकि ये सुरक्षा जैसा लगता है। जब कोई कहता है सावधान रहें, तो वे बुद्धिमान, विचारशील लगते हैं, जैसे उन्होंने ऐसी चीजें देखी हों जो आपने नहीं देखी हैं। वहीं आशावादी लोग भोले, अवास्तविक और शायद थोड़े ज्यादा आशावादी लगते हैं। लेकिन मॉर्गन हमें याद दिलाते हैं कि हाँ, निराशावाद अक्सर अधिक स्मार्ट लगता है, लेकिन आशावाद ही दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है, खासकर निवेश में। यही कारण है कि जो लोग पैसे के साथ सफल होते हैं, वे आमतौर पर वे होते हैं जो निवेशित रहते हैं। भले ही ये डरावना हो, तब भी बचत करते रहें जब समाचार ना कहें, जबकि अन्य लोग पीछे हट रहे हों, निर्माण करते रहें। वे जोखिम को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, वे बस इससे प्रभावित नहीं हैं। आइए यहाँ स्पष्ट कर दें कि सावधान रहना ठीक है, तैयारी करना बुद्धिमानी है, लेकिन जब डर सब कुछ कर देता है, अपने निर्णयों से आप उन अवसरों को खो देते हैं जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आप सबसे निचले स्तर पर बेचते हैं, आप निवेश करने से बचते हैं, आप किनारे पर बैठे रहते हैं, और समय के साथ ये डर किसी भी दुर्घटना से अधिक महंगा पड़ता है।
तो आप एक ऐसी दुनिया में आशावादी कैसे बने रहते हैं जो बुरी खबरों को पसंद करती है? आप जूम आउट करते हैं, आप इतिहास को देखते हैं, आप बड़ी तस्वीर को याद रखते हैं। हाँ, बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन समय के साथ अच्छी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। नवाचार जारी रहता है, व्यवसाय पुनर्निर्माण करते हैं, बाजार ठीक हो जाते हैं, प्रगति प्रवृत्ति है, अपवाद नहीं। तो इस अध्याय से बड़ी सीख ये है, निराशावाद को अपने ऊपर हावी न होने दें। ये स्मार्ट लग सकता है, ये सुरक्षित लग सकता है, लेकिन धन की दुनिया में वास्तविक विकास आशावाद के पक्ष में रहता है। और यदि आप डर को अपने हर विकल्प का मार्गदर्शन करने देते हैं, तो आप सबसे अच्छे अवसरों को खो सकते हैं। इसलिए जमीन पर बने रहें, धक्कों के लिए तैयार रहें, लेकिन आगे बढ़ते रहें। क्योंकि अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है, समय के साथ चीज़ें बेहतर होती हैं, बदतर नहीं, भले ही इसमें थोड़ा समय लगी। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे कुछ सबसे खराब पैसे के फैसले गलत कहानियों पर विश्वास करने से आते हैं। कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं, कहानियां जो हम दूसरों से उधार लेते हैं। बने रहिए, आप इसे सुनना चाहेंगे। अध्याय 18, जब आप किसी भी बात पर विश्वास करें। क्या आपने कभी पैसों से जुड़ी कोई ऐसी कहानी सुनी है जो सच लगी हो? इसलिए नहीं क्योंकि आप संख्याओं का विश्लेषण करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह आपके अंतर्मन में सही लगी हो। जैसे कि किसी ने शेयर बाजार में रातों रात अपना पैसा दुगना कर लिया हो, या किसी की अमीरी की कहानी जो लगभग जादुई जैसी लगती हो। आप इसे सुनते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूं। लेकिन एक पल रुकें, क्या आपने इस पर विश्वास किया क्योंकि यह तार्किक था या क्योंकि यह भावनात्मक था? इस अध्याय में हम बात करेंगे कि जब पैसे की बात आती है तो हम अक्सर तथ्यों की तुलना में कहानियों से अधिक निर्देशित होते हैं। कहानियां जो हम सुनते हैं, कहानियां जो हम देखते हैं, और सबसे प्रभावशाली रूप से वे कहानियां जो हम जीते हैं। आइए इसे तोड़ते हैं। आइए 2008 की वित्तीय संकट पर वापस जाते हैं। कुछ लोगों ने बाजार में सब कुछ खो दिया, इसलिए उनकी कहानी यह है कि निवेश करना बहुत जोखिम भरा है, इस पर कभी भरोसा नहीं करना। अन्य लोग टिके रहे और वर्षों बाद उन्होंने अपने निवेश को पहले से कहीं अधिक मजबूती से वापस आते हुए देखा। उनकी कहानी, बाजार हमेशा वापस उछलता है, निवेशित रहें। वही घटना, पूरी तरह से अलग सबक। समस्या यह है कि कहानियों को सरल बना दिया जाता है। वास्तविक जीवन में ये गड़बड़ है, ये जटिल है, ये अज्ञात से भरा हुआ है। मान लीजिए कि आपका दोस्त क्रिप्टो से अमीर हो जाता है। वे आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने कम कीमत पर खरीदा, अधिक कीमत पर बेचा और अब वो टेस्ला चला रहे हैं। आप उनकी कहानी सुनते हैं, आप उनकी सफलता देखते हैं और अचानक आपको लगता है कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। आप हाइलाइट रील सुनते हैं, लेकिन जो आपने नहीं सुना वो ये कि कीमतों के गिरने पर रातों की नींद हराम, निवेश करने के लिए लिया गया क्रेडिट कार्ड ऋण, वो क्षण जब उन्होंने लगभग सब कुछ बेच दिया और नहीं बेचा, या ये तथ्य कि वो बस भाग्यशाली थे। उनकी कहानी साफ लगती है, लेकिन वास्तविकता बहुत अधिक जटिल है। मॉर्गन कहते हैं कि ठीक इसी तरह से बुलबुले बनते हैं। लोग कहानियां सुनते हैं, वे उन पर विश्वास करते हैं और वे तथ्यों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर काम करते हैं। और जब वे कहानियां अलग हो जाती हैं तो वे चौंक जाते हैं, हालांकि तथ्य हमेशा से थे। तो मॉर्गन हमें चेतावनी देते हैं, हम खुद को याद दिलाते हैं कि एक अच्छी कहानी हमेशा एक अच्छी रणनीति नहीं होती। हालांकि हमारे दिमाग कहानियों के माध्यम से दुनिया को समझने के लिए बने हैं, लेकिन हमें अच्छी कहानी को एक अच्छी रणनीति के साथ भ्रमित न करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। तो एक वित्तीय कदम उठाने से पहले पूछें कि क्या यह तर्क या भावना पर आधारित है? क्या यह किसी और की यात्रा है या मेरी अपनी यात्रा का हिस्सा? क्योंकि किसी और की यात्रा का पीछा करने से आप अपने रास्ते से बहुत दूर जा सकते हैं। तो इस अध्याय से बड़ी सीख ये है कि आप किन वित्तीय कहानियों पर विश्वास करते हैं, इसके प्रति सावधान रहें। वे प्रेरणादायक हो सकती हैं, वे प्रसिद्ध हो सकती हैं, लेकिन वे हमेशा पूरी तरह से सच नहीं होती। वे हमेशा आपके लिए सही नहीं होते हैं। कहानियां शक्तिशाली होती हैं, वे हमें प्रभावित करती हैं, वे हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन वे तथ्य नहीं हैं, वे गारंटी नहीं है, और वे एक ठोस योजना का विकल्प नहीं है। प्रेरणा मूल्यवान है, लेकिन ये आपके होमवर्क करने का विकल्प नहीं है। इसलिए अगली बार जब कोई अपनी निश्चित सफलता की कहानी साझा करे, पूरी किताब में इसे बिल्कुल न छोड़ें। अध्याय 19 पूरी तरह से। अब यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो सबसे पहले बधाई हो। इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसे के बारे में जिज्ञासु नहीं हैं, आप इसे समझने के लिए गंभीर हैं। सिर्फ गणित वाला हिस्सा नहीं, बल्कि इसका मानवीय पक्ष, भावनाएं, आदतें, वास्तविक जीवन की चीजें जो संख्याएं नहीं समझा सकती हैं। इस अध्याय में मॉर्गन सब कुछ समेटता है और पूरी किताब में अब तक सीखे गए सबसे बड़े सबक शेयर करता है। लेकिन इससे पहले कि हम वास्तविक पाठों में गोता लगाएं, आइए मॉर्गन द्वारा शेयर की गई एक अजीब लेकिन सच्ची कहानी सुनते हैं। ये एक दंत चिकित्सक की यात्रा के बारे में है जो बहुत गलत हो गई।
1931 है। क्लैरेंस ह्यूजेस नाम का एक आदमी एक दंत चिकित्सक के कार्यालय में जाता है। वो दर्द में है, उसका मुंह बुरी तरह से दुख रहा है, इसलिए दंत चिकित्सक उसे एनेस्थीसिया देता है और उसे सुला देता है। लेकिन जब क्लैरेंस उठता है तो उसके 16 दांत गिर गए हैं, उसके टॉन्सिल्स भी चले गए हैं और एक हफ्ते बाद जटिल घाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक कहावत। अब ये सोच बदल गई है, क्योंकि समय के साथ चिकित्सा जगत को एक शक्तिशाली बात का एहसास हुआ है। लोग अलग अलग होते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए नहीं। इसलिए आज डॉक्टर विकल्प साझा करते हैं और मरीज ये तय करते हैं कि उनके लिए क्या सही है। मॉर्गन एक बात समझाने के लिए कहानी सामने लाते हैं। पैसा भी उसी तरह काम करता है। वो कहते हैं कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, आप कब चाहते हैं या आप इसे क्यों चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बिना जाने जो भी सलाह दूंगा वो उस दंत चिकित्सक के बिना पूछे दांत निकालने जैसा होगा। ये कभी कभी काम कर सकता है, लेकिन ये जोखिम भरा है और आपकी अनूठी स्थिति का सम्मान नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सलाह बेकार है, क्योंकि जैसे डॉक्टर जानते हैं कि आमतौर पर क्या काम करता है, वैसे ही सार्वभौमिक धन सत्य हैं। आपको बस उन्हें उस तरीके से लागू करने की आवश्यकता है जो आपके लिए उपयुक्त हो। तो अधिक धन वो नहीं है जो आप दिखाते हैं, ये वो है जो आप नहीं दिखाते हैं। ये वो धन है जो आप आज किसी चीज को ना कह के बचाते हैं ताकि आपके पास कल अधिक विकल्प हो सके। पार्ट 3। अपने पैसे का प्रबंधन करें ताकि आप रात को सो सके। उच्चतम रिटर्न का पीछा करना इसके लायक नहीं है अगर ये आपकी नींद छीन लेता है। असली सफलता ये है मन की शांति। पार्ट 4। समय आपका गुप्त हथियार है। पैसे को एक पेड़ लगाने की तरह सोचें। आप इसे जांचने के लिए हर दिन नहीं खोदते हैं। आप इसे पानी देते हैं, आप प्रतीक्षा करते हैं, समय इसे बढ़ाता है। अपने पैसे को बढ़ने के लिए एक जगह दें और यह आपको आश्चर्यचकित करेगा। पार्ट 5। चीजों के गलत होने पे ठीक रहें, यहां तक कि सबसे चतुर लोग भी गड़बड़ कर देते हैं। यह सामान्य है। एक बुरा अध्याय पूरी किताब को बर्बाद नहीं करता। कुछ अच्छे फैसले अक्सर बहुत सारे बुरे फैसलों की भरपाई कर देते हैं। जूम आउट, बड़ी तस्वीर देखें। पार्ट 6। समय खरीदें, सामान नहीं। एक बड़ा घर अच्छा है, एक अच्छी कार मजेदार है, लेकिन आप अपनी योजनाओं पर नियंत्रण खरीद सकते हैं और वो लंबे समय तक चलता है। पार्ट 8। सिर्फ इसलिए बचाएं क्योंकि आपको किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। अज्ञात के लिए बचाएं क्योंकि जीवन हमें आश्चर्यचकित करना पसंद करता है, आमतौर पर तब जब हम इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। बचत आपको आत्मविश्वास और सुरक्षा देती है। ये एक छाते की तरह है। आप इसे खरीदने के लिए बारिश का इंतजार नहीं करते। पार्ट 9। सफलता की एक कीमत होती है, उसे चुकाने के लिए तैयार रहें। तनाव, संदेह, डर, यह सफलता की कीमत है। हर सपने का एक टोल बूथ होता है। टोल से मत डरो, बस जानो कि यह सड़क का एक हिस्सा है और हां, यह सवारी करने के लायक है। पार्ट 10। गलती की गुंजाइश छोड़ें। हमेशा सुरक्षा का एक मार्जिन रखें क्योंकि चीजें शायद ही कभी पूरी तरह से योजना के अनुसार होती हैं। कोई योजना सही नहीं होती, चीजें गलत हो जाती हैं, जीवन अजीब हो जाता है। इसलिए एक तकिया बनाएं। सुरक्षा जाल कमजोरियां नहीं हैं, वे बुद्धिमान हैं। पार्ट 11। अति से बचें। एक घर या इमारत पीढ़ीगत संपत्ति। अपने गेम को जानें और लोगों को एक अलग गेम खेलने से अपने निर्णयों को प्रभावित न करने दें। पोकर टेबल पर शतरंज की रणनीति ना लाएं। आपका पैसा, आपके लक्ष्य, आपका गेम। और अंत में सबक 14। गंदगी का सम्मान करें। पैसा गंदा है, यह व्यक्तिगत है, यह भावनात्मक है और लोग इसे हमेशा अलग तरह से देखेंगे क्योंकि लोगों के अलग सपने हैं, अलग लक्ष्य हैं, अलग डर हैं। और ये ठीक है, क्योंकि आपके लिए क्या काम करता है ये बड़ा सवाल है। कोई एक सही तरीका नहीं है, केवल आपका तरीका है जो आपके जीवन में फिट होता है, आपके मूल्य और आपके लक्ष्य। अब जब आपने सारी प्रमुख बातें सुन ली हैं तो ये सब व्यक्तिगत हो जाता है। अंतिम अध्याय में मॉर्गन अपनी व्यक्तिगत तिजोरी खोलता है और बताता है कि वो अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करता है। वो इन सबकों को अपने जीवन में कैसे लागू करता है, वो जो चुनाव करता है, वो जो समझौते एक्सेप्ट करता है। ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि एक वित्तीय विशेषज्ञ वास्तव में अपने धन के साथ क्या करता है। धन रणनीतियां, ये इस बारे में है कि मॉर्गन स्वयं अपने धन के साथ क्या करते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वो जो करते हैं वो क्यों करते हैं। आइए एक सरल प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आपके पास क्या है और क्यों? ये वो प्रश्न है जो अरबपति निवेशक सैंडी गोटिसमैन उन लोगों से पूछा करते थे जिन्हें वो नौकरी पर रखना चाहते थे। ये एक शक्तिशाली प्रश्न है क्योंकि ये बातचीत को काटता है और सच्चाई तक पहुंचता है। और ये पता चला है कि बहुत से लोग पैसे के बारे में एक बात कहते हैं
लेकिन जब ये उनके अपने पैसे पर होता है तो कुछ पूरी तरह से अलग करते हैं। आधे म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने फंड में निवेश नहीं करते हैं। ये उस शेफ की तरह है जो अपना बना हुआ खाना नहीं खाएगा। इसके बारे में सोचिए। और डॉक्टर भी यही बात करते हैं। वे अपने मरीजों को एक तरह के उपचार की सलाह देंगे, लेकिन अपने लिए कुछ पूरी तरह से अलग चुनेंगे। तो क्या हो रहा है? ये हमें कुछ महत्वपूर्ण दिखाता है। जब ये आपका पैसा या आपका जीवन लाइन पर होता है तो हम अलग तरीके से निर्णय लेते हैं। मॉर्गन का संदेश स्पष्ट है, व्यक्तिगत वित्त वास्तव में व्यक्तिगत है। जब पैसों की बात आती है तो कोई एक जैसा सब पर लागू होने वाला फॉर्मूला नहीं होता। अब बात करते हैं कि मॉर्गन अपने पैसों को कैसे संभालते हैं। उनका सबसे बड़ा धन लक्ष्य स्वतंत्रता है। उनके लिए असली धन का मतलब है जब चाहें, जो चाहें और जिसके साथ चाहें करने की स्वतंत्रता होना। इसका मतलब सबसे बड़ा घर या सबसे शानदार कार होना नहीं है। इसका मतलब है अपने समय पर नियंत्रण रखना। इसका मतलब है अपनी शर्तों पर जीवन जीने की स्वतंत्रता होना। मॉर्गन ने ये बात अपने पिता से सीखी। उनके पिता 40 साल की उम्र में 3 बच्चों के साथ डॉक्टर बन गए। वो गरीबी से ठीक ठाक जीवन जीने लगे, लेकिन जब हालात बेहतर हुए तब भी वो अपनी क्षमता से कम खर्च करके बचत करते रहे। उन्होंने बहुत बचत की और एक दिन आपातकालीन कक्ष में कई वर्षों तक उच्च तनाव वाले काम के बाद उनके पिता ने नौकरी छोड़ दी और सब कुछ से मुक्त होकर चले गए। इस घटना ने मॉर्गन पर गहरी छाप छोड़ी। ये बात उनके जीवन भर उनके साथ रही। उनके लिए तब से स्वतंत्रता ही अंतिम वित्तीय लक्ष्य बन गई। उनकी पत्नी का एक सरल नियम है, अपनी जीवन शैली को सिर्फ इसलिए मत बढ़ने दो क्योंकि आपकी आय बढ़ रही है। उन्होंने साधारण नौकरियों और एक साधारण जीवन शैली से शुरुआत की। एक साधारण अपार्टमेंट और ठीक ठाक कार, कुछ भी खास नहीं। उन्हें पढ़ना, घूमना और एक साथ समय बिताना पसंद था, ऐसी चीजें जिनकी लागत ज्यादा नहीं थी। और उनकी आय बढ़ने के बाद भी उन्होंने वही जीवन शैली बनाए रखी। उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे कुछ खो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही पता लगा लिया था कि उनके लिए क्या पर्याप्त है और उन्होंने लक्ष्य को बदलना बंद कर दिया, जिससे उन्हें समय के साथ अधिक से अधिक बचत करने की अनुमति मिली। और परिणाम ये हुआ कि इससे उन्हें अधिक सामान, अधिक बचत, अधिक स्वतंत्रता, कम दबाव से बेहतर कुछ मिला। अब यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। मॉर्गन ने एक बार ऐसा किया जिसे विशेषज्ञ उनका सबसे खराब वित्तीय निर्णय कहते हैं, लेकिन उनके लिए ये उनके द्वारा लिए गए सबसे अच्छे धन निर्णयों में से एक था। मॉर्गन और उनकी पत्नी ने घर का पूरा भुगतान कर दिया। भले ही ब्याज दरें बहुत कम थी, बचत भुगतान कर देना चाहती थी, क्योंकि कभी-कभी खुश रहना सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब एक और चीज है जो वे करते हैं, जिसकी ज्यादातर विशेषज्ञ सिफारिश नहीं करेंगे। वे अपनी बचत का लगभग 20% नकद में रखते हैं। ज्यादातर वित्तीय विशेषज्ञ कहेंगे कि यह बहुत ज्यादा है, लेकिन यह उनकी सोच है। नकद उनकी जीवन शैली के लिए ऑक्सीजन की तरह है। ये उन्हें सांस लेने देता है जब जीवन कठिन हो जाता है। एक अप्रत्याशित मेडिकल बिल, नौकरी छूट जाना या जो भी आपात स्थिति सामने आती है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें गलत समय पर अपने स्टॉक बेचने की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़कर, नकद रखने से उनके निवेश को बिना किसी रुकावट के बढ़ने का अधिक समय मिलता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि चार्ली मंजर ने कहा था कि चक्रवृद्धि का पहला नियम यह है कि इसे कभी भी अनावश्यक रूप से बाधित न करें। अब यहां बताया गया है कि मॉर्गन कैसे निवेश करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अलग अलग स्टॉक चुनने से की और एक समय पर उनके पास 25 अलग अलग कंपनियां थी। लेकिन इन दिनों वो चीज़ों को सरल रखते हैं। वो बहुत बचत करते हैं और वे लगातार निवेश करते हैं। उनकी योजना सरल है, हर वेतन से निवेश करें, सेवानिवृत्ति खातों को अधिकतम करें, बच्चों के कॉलेज फंड में योगदान करें और समय के साथ पैसे को चुपचाप बढ़ने दें। कुछ भी नहीं दिखावेटी, कोई ट्रेंड का पीछा नहीं, कोई फैंसी रणनीति नहीं, सिर्फ धैर्य, आशावाद और स्थिरता। तो इस अध्याय से बड़ी सीख क्या है? ये है, पैसा व्यक्तिगत है। ये कागज पर सही करने के बारे में नहीं है, ये आपके लिए जो सही लगता है वो करने के बारे में है। मॉर्गन इसे सबसे अच्छा कहते हैं, सबसे अच्छी वित्तीय योजना वो है जो आपको रात में अच्छी नींद में मदद करती है। उसके लिए इसका मतलब है स्वतंत्रता, सिंप्लिसिटी और हमेशा सही जवाब ना होने के साथ ठीक होना। जो उसके लिए काम करता है वो आपके लिए काम नहीं कर सकता, और ये पूरी तरह से ठीक है। तो चाहे वो आपके घर का जल्दी भुगतान करना हो, अतिरिक्त कैश रखना हो या सरल निवेशों के साथ रहना हो,